नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीपीसी और एसएससी जीडी को एक साथ लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट हम हर रोज लाते हैं रात को 8 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसकी हम शुरुआत करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि जितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे अपनी जीएस का। ठीक है, और कोई भी क्लास से संबंधित अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे मैं बता दूं आपको, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछली कुछ क्लासेस में मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया था, इंग्लिश में ही पढ़ाया था। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए, हमें दिक्कत है। तो अब दोनों बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। और जो मेन चीज है, मैं वो जो बोलता हूं समझाता हूं वो सिर्फ हिंदी में ही समझा रहा हूं। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए क्लास के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है, आपको पहचानना है कि कौन सा जो है बेजोड़ है, यानी कि ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, यानी कि जो मैच नहीं कर रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है, खोजना है, फिर आंसर बताना है। तो ये जो चार ऑप्शन हैं, खासकर ऐसे प्रश्न रीजनिंग में देखने को मिलते हैं आपको ऑड इवन वाले। तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें तीन लोगों की जो विशेषता है वो एक ही जैसी होगी। एक व्यक्ति इसमें ऐसा होगा जो बाकी तीन से थोड़ा अलग होगा, तो उसको पहचानना है आपको। तो पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है जाकिर हुसैन, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो आप, अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो हमें यही समझ में आ रहा है पहले कि राजेंद्र प्रसाद का नाम हम जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। राधा कृष्णन की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी भारत के राष्ट्रपति बने, पहले उपराष्ट्रपति बने थे फिर बाद में राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन साहब, ये भी राष्ट्रपति रहे भारत के। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं रहे, ये प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं रहे, ये प्रधानमंत्री थे। तो देखो इन तीनों की एक कॉमन विशेषता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको बेजोड़ को पहचानना है, तो जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि देखो, भारत में जो पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए, पहले आम चुनाव भारत में 1951-52 में हुए। आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव, यानी कि जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। चुनाव हो जाने के बाद 13 मई 1952 से हमारे देश की संसद ने काम करना शुरू किया, हमारे देश की संसद ने काम करना शुरू किया, यानी कि संसद की जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई, लोकसभा की प्रथम बैठक। अब 1951-52 से पहले कानून बनाने का काम कौन करता था? क्योंकि देखो संसद 1952 में आई, तब इसने कानून बनाना शुरू किया, लेकिन 1952 से पहले कानून बनाने का काम कौन करता था? तो संविधान सभा करती थी। दोस्त याद रखेंगे आप, यह सवाल कई बार पूछा गया है, संविधान सभा ही कानून बनाने का काम करती थी। संविधान सभा के पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा।
ये पहले अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं प्रथम राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव भी संविधान सभा ने करवाया। इनका चुनाव किसने करवाया? संविधान सभा ने। क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो संसद है वो कई सारे चुनावों में हिस्सा लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं संसद के सदस्य, और जो है जजेस को हटाने का काम करते हैं संसद के सदस्य। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव जो अभी संसद पार्टिसिपेट करती है, पहले संविधान सभा ने संपन्न करवाया अच्छी तरीके से। तो संविधान सभा का काफी रोल है, जो पहले राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव संविधान सभा ने ही करवाया। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति रहा और भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार का राज्यपाल भी रहा? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का राज्यपाल रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एच.डी. शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बी.वी. गिरी। बता दो भाई, बताएं। तो देखो, ये जो जाकिर हुसैन है ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं 1957 से 62 के बीच में। 1957 से 62 के बीच में। और फिर यही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन गए, यही व्यक्ति राष्ट्रपति बने 1962 से 1967। ठीक है। तो जो चीन का युद्ध है, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, तब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन 4 ऑप्शन में बिहार के राज्यपाल रहे 1957 से 62 तक, उसके बाद राष्ट्रपति बने 1962 से लेके 67 तक। क्लियर? अभी आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल ये है कि जो करंट में सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, तो वो कौन है? वर्तमान सीएजी का नाम बताना है आपको। वर्तमान में सीएजी कौन है ये बताना है आपको। तो आई होप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, बताएं आप। तो यहां देखो, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव पहली बात तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। साथ ही साथ अब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता वोट नहीं देती। तो ध्यान रखना, जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है यानी कि उसमें जनता वोट दे रही है, हम और आप लोग वोट देने जाते हैं। जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, तो एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक का जब चुनाव होता है तो हम लोग वोट देने जाते हैं। तो उस चुनाव को हम बोलेंगे क्या? उस चुनाव को बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से होने वाला चुनाव। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं उसमें भारत की जनता वोट नहीं देती, मतलब आम आदमी वोट नहीं देते, कुछ खास लोग होते हैं जो वोट देते हैं। तो उसी में से एक चुनाव है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न किया जाता है और इसमें वोट कौन देता है? वोट कौन देगा? तो वोट देंगे
लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, तो देखो लोकसभा में सदस्य हैं अभी 543, राज्यसभा में सदस्य हैं अभी 245। ये लोग वोट देंगे। क्लियर। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से है, वोट लोकसभा राज्यसभा के सदस्य देंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। और उपराष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पूर्व 14 दिन पहले उनको लिखित में नोटिस देना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पूर्व 14 दिन पहले लिखित में उपराष्ट्रपति को नोटिस भेजना पड़ेगा। फिर उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जो विधेयक है, प्रस्ताव, उनके संबंधित जो प्रस्ताव है, रेजोल्यूशन, वो प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में। कहां लाया जाएगा? पहले राज्यसभा में शुरुआत होगी उसकी, राज्यसभा में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसलिए उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस लिखित में देना पड़ेगा उनको। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा के सांसदों और विधानसभा के विधायकों नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। तो कौन वोट देता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो डी आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा चुनाव किया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंधित है, संसद का उच्च सदन किसे कहेंगे? देखो ये संसद है, संसद, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं। तो पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो राज्यसभा को ही हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। ठीक। तो अगर प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंधित है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो प्रधानमंत्री बनने के लिए या केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री बनने के लिए आपको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा। या तो आप राज्यसभा के मेंबर हो जाओ या लोकसभा के मेंबर हो जाओ, दोनों में से किसी एक का होना पड़ेगा, तभी आप प्रधानमंत्री या मंत्री बनकर रह सकते हैं लंबे समय तक। अदरवाइज 6 महीने तक तो आप मंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो भी, लेकिन 6 महीने के बाद कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब आप लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन की सदस्यता हासिल कर लेते हैं। तो यही सवाल पूछा है कि अगर प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंधित हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। पहला तो ये सही है। बी, वह निचले सदन में बजट पर नहीं बोल पाएंगे, ये गलत है। वह केवल उच्च सदन में बयान दे सकते हैं, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर उन्हें निचले सदन का सदस्य बनना होगा, ये गलत है। तो ध्यान रखना,
बाकी सारे काम तो सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है और तब वो प्रधानमंत्री बना है, तो सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विरोधी पक्ष के द्वारा, सरकार के खिलाफ विरोधी पक्ष के द्वारा, यानी कि बीजेपी सरकार में है, विरोधी में है कांग्रेस, तो अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्ता पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उच्च सदन का सदस्य है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करने के लिए लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए, पर नहीं है वो, तो प्रधानमंत्री तो बना रहेगा। लेकिन अगर विरोधी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, तो रूलिंग पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव होता है जब विरोधी पार्टी को सरकार पर भरोसा नहीं होता कि ये बहुमत में है या नहीं है, सरकार की नीतियों पे भरोसा नहीं होता, तो विरोधी पार्टी क्या करती है, एक प्रस्ताव लाती है सदन में, जिसे अविश्वास प्रस्ताव बताते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में ये बताती है विरोधी पार्टी के सरकार पर हमें विश्वास नहीं है, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। फिर अब अपने बचाव में या अपने आप को प्रूफ करने के लिए जो सत्ता पार्टी है, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है, वो अपने पक्ष में वोट करेगी, तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी, वोट करेगी, तो वहां पे प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर वो राज्यसभा यानी कि उच्च सदन के सदस्य हैं। आई होप क्लियर है। चलो, 30 मई 1919 को भारत सरकार को अपना सम्मान लौटाने वाला व्यक्ति था। द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज ऑनर टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन मई 13, 1919। वो कौन सा व्यक्ति था जिसने 30 मई 1919 को अपना एक अवार्ड, ऑनर, सम्मान वापस लौटा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों की सरकार थी उस समय, है ना। तो इनमें से कौन व्यक्ति है जिसे एक अवार्ड मिला था, पहले एक सम्मान, ऑनर मिला था, लेकिन उसने फिर उसे वापस कर दिया? तो वो व्यक्ति कौन सा है? जमनालाल बजाज नहीं, महात्मा गांधी नहीं, तेज बहादुर सापरू नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब है। तो ध्यान रखना क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को चार्ल्स के द्वारा। और किसके लिए नाइटहुड की उपाधि मिली थी? इनकी एक किताब गीतांजलि के लिए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जलियांवाला बाग एक हत्याकांड का उसको हत्याकांड हो गया। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, लोग मारे गए। तो उससे नाराज हुए रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से जो उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि, उस उपाधि को वापस लौटा दिया। ठीक है, तो सवाल, अपना सम्मान वापस करने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली, सम्मान मिला था जिसे उन्होंने वापस किया? तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी चार्ल्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और ये उपाधि उन्हें क्यों दी थी? गीतांजलि इनकी बुक है, उसके लिए दी थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर के सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कई लोग मारे गए, इससे नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई वह उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया। अब महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने वो कौन सी उपाधि दी थी जिसे महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया, बताओ भाई। हिंद केसरी नहीं, राय बहादुर नहीं, आरटी ऑनर ये भी नहीं है, केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि से सम्मानित किया गया था वो है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने त्याग दी, उसका त्याग कर दिया। ठीक है, तो द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो वो क्या था? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। ये ध्यान रखना, ये सवाल एक बार ऐसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने वो उपाधि वापस कर दी, क्यों? असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को। समझ गए? ये याद रखना है आपको। आपके लिए सवाल है अब, बहुत देर हो गई, आप मजे में होंगे कि सवाल नहीं आ रहा है। तो देखो, टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम ये किस जगह पर है? किस जगह पर है? और महात्मा गांधी का इससे क्या संबंध है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। सवाल देख लीजिए, टॉलस्टॉय आश्रम किस जगह पर बना हुआ है और महात्मा गांधी का इससे क्या संबंध है दोस्त? ठीक है भाई, चलो। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया, क्यों? महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया, उसके पीछे कारण क्या था? तो देखो, ए, जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जनता को तो वो अपने साथ ले लेते थे। बी, मुसलमानों ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया, ये भी बात सही नहीं है। सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपाय उनकी वजह से, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो कितने अत्याचार कर रही थी, उनको तो अच्छे से झेल रहे थे, है ना, उनका विरोध भी कर रहे थे शांतिपूर्वक। डी, चोरी चोरा में हिंसक घटना, ये है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समय से पहले ही वापस क्यों ले लिया? क्योंकि उनके सामने चोरी चोरा की घटना हो गई, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, जिसमें महात्मा गांधी का साथ देने वाले लोगों ने ही एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां कुछ लोग मारे गए। समझ गए? अब गलती तो उन्हीं की थी, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे कि हम जो भी आंदोलन करेंगे उसमें हिंसात्मक बर्ताव नहीं करेंगे, अहिंसा का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने हिंसा कर दी, तो इसलिए फिर इन्हें असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है, क्लियर? चलो, आपके लिए सवाल है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस साल चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस साल, किस वर्ष शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के समय कौन से संस्थान की शुरुआत की गई? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के समय किस संस्थान की शुरुआत की गई? किस संस्थान की शुरुआत की गई? बताओ भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान किस संस्थान की शुरुआत की गई?
काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इन तीनों की शुरुआत असहयोग आंदोलन के दौरान हुई, इसकी नहीं हुई। ठीक है, ये नहीं है, इन तीनों की है। तो सी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अब काशी विद्यापीठ की जो शुरुआत है वो 1921 में होती है। यहां देखिए, काशी विद्यापीठ की शुरुआत 1921 में होती है। और वहीं गुजरात विद्यापीठ इसकी शुरुआत 1920 में होती है। और जामिया मिलिया की बात करें तो इसे अलीगढ़ में 1920 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? जामिया मिलिया को अलीगढ़ में 1920 में जो है शुरुआत की गई थी। जामिया मिलिया इसका 1920 में अलीगढ़ में शुरुआत की गई थी इसकी। गुजरात, ये गुजरात में है। और काशी विद्यापीठ वाराणसी। ठीक है, अब क्या हुआ, बाद में जामिया मिलिया को अलीगढ़ से ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया गया। ये जामिया मिलिया जो अभी आप दिल्ली में देखते हैं ये वही है। इसकी शुरुआत अलीगढ़ में हुई लेकिन बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये सी आंसर इसका हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अब इसके लिए देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक स्लाइड पर दोनों भाषाओं में नहीं आ सकता था, इसलिए सिर्फ इंग्लिश में है। बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सूची 1 और सूची 2 दो दिए गए हैं। अब ये येलो वाला देख रहे हैं आप, ये सूची 1 है और व्हाइट वाला सूची 2 है। अब आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर जो मैच कर रहा है, मतलब मिलान करना है। क्या करना है? सही सुमेलित करना है, मिलान करना है। अब बताओ, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? और खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर कौन सी क्रांति है? मछली पालन से संबंधित कौन सी क्रांति है? और खाद्य के लिए कौन सी क्रांति है? ठीक है, तो देखो, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, हरित क्रांति। हरित क्रांति में खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर बढ़ावा दिया गया, तो पहला। और दूसरा मिल्क प्रोडक्शन, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो तीसरा, पहला कॉमा तीसरा। और फिर सी, मछली पालन। मछली पालन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति से संबंधित है मछली उत्पादन। तो क्या हो जाएगा ये दूसरा, 1 3 2। और फर्टिलाइजर लास्ट में बचा, तो ये ग्रे रिवॉल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, 1 3 2 4 ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर? अब मुझे आप बता दो, रेड रिवॉल्यूशन, आपके लिए सवाल है। सवाल, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? बता दो भाई, इसका जवाब आप देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सूती कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है? कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़ा मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल सबसे ज्यादा संख्या में है, वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। कपड़ा कहां बनता है, उसको कैसी लोकेशन चाहिए बताओ भाई। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसमें सूती कपड़ा मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है?
तमिलनाडु में है। सूती कपड़ा मिलों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऐसे तो महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में सूती कपड़ा जो मिल है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और काफी सारी जानकारी भी आपने यहाँ से हासिल की होगी जो आपके एग्जाम में फायदेमंद रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, अपना क्लास फीडबैक जरूर शेयर करें, आप हर बार मैं बोलता हूं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।